हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCF 2005 की क्लास। तो आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रीट में काफ़ी अच्छे मार्किंग का होता है। तो और ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि NCF जो है एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, इसमें सबसे हेड पर रहता है। तो ये जो है इसी पे बेस्ड अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और आपको बता दूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे इसमें, वो बनाते रहिएगा क्योंकि ये जो मैटर है वो बहुत ही अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ है। तो पूरा इकट्ठा आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथियों, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आज की अपनी जो क्लास है वो अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हिंदी में कहेंगे अपन, रूपरेखा 2005। तो पाठ्यचर्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है देखते हैं अपन। पाठ्यचर्या का मतलब होता है करिकुलम। ये जो करिकुलम है ये लैटिन भाषा के शब्द कुरेड से बना है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है एग्ज़ाम में कि इसका क्या मतलब होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो साथियों, दौड़ का मैदान पाठ्यचर्या यानी कि दौड़ के मैदान का मतलब क्या होता है कि जो अच्छा दौड़ेगा वो जीतेगा, यानी कि एजुकेशन में भी जो अच्छा पढ़ेगा वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा सिमिलर मीनिंग कुछ सोच के लिया होगा। तो अपन आगे देखते हैं। सन 1985 में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत देश की शिक्षा स्थिति लगातार गिर रही थी। भारत की जो शिक्षा की स्थिति थी वो लगातार गिर रही थी 1985 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। तब कहा गया था कि सन 2020 तक भारत दुनिया का सबसे कम साक्षर देश बन जाएगा, ऐसा कहा गया था। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने देश का पुनः सर्वे कराया, किंतु रिपोर्ट विश्व बैंक जैसी ही आई। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने एक बार फिर सर्वे करवाया और देखा तो रिपोर्ट जो थी वो विश्व बैंक के कहे अनुसार ही थी। तब राजीव गांधी जी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक बुलाई तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करवाया। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE 1986, उस शिक्षा नीति का निर्माण करवाया। इस नीति को 1 अप्रैल 1986 से लागू करवाया गया, जबकि पुरानी शिक्षा नीति 1968 की मानी जाती है। इस नीति के कारण संपूर्ण देश में 10+2+3 प्रणाली का जन्म हुआ, यानी कि 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, इस प्रणाली का जो है जन्म हुआ। साथियों, जो जो इम्पोर्टेंट लगे आपको नोट्स बनाते रहिएगा। आपको यूँ लगता है कि कुछ लिखना है, समय चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखेगा और पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तभी 3 नवीन संस्थाओं का उदय हुआ था। एक था IASE जो फर्स्ट ग्रेड टीचर तैयार यानी कि ट्रेनिंग देता है उनको। दूसरा था CTE जो सेकंड ग्रेड टीचर को ट्रेनिंग देता है। और तीसरा है डाइट जो थर्ड ग्रेड टीचर्स को तैयार करता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणामों को जांचने हेतु सन 1991 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन कमेटी का गठन किया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कमेटी, POA, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कमेटी कहा जाएगा इसको। इसका गठन किया गया। इसको मेनली 1992 मानते हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत 1991 से हो चुकी थी। तो इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन रेड्डी थे जो उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सन 1992 में दी जिससे शिक्षा नीति को असफल बताया गया। ये देखो 1992 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, शुरुआत 1991 से हो चुकी थी। इसके अध्यक्ष जो थे जनार्दन रेड्डी थे और इन्होंने जो है जो शिक्षा नीति थी, कौन सी वाली, 1986 वाली शिक्षा नीति थी, उसको असफल बताया। जनार्दन रेड्डी ने प्रयोगशाला स्थापना का सुझाव दिया। इन्होंने क्या सुझाव दिया? प्रयोगशाला स्थापना का। सन 1964 से 66 के अंतर्गत कोठारी आयोग ने भी प्रयोगशाला स्थापना का सुझाव दिया।
कोठारी आयोग जो था उसने भी प्रयोगशाला स्थापना का सुझाव दिया। कोठारी आयोग के अनुसार भारत देश का भविष्य उसके कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इम्पोर्टेंट है, कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत देश का जो भविष्य है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यानी कि बच्चों के बारे में बोला, बच्चे जो है भारत का भविष्य है उसका निर्माण कक्षा कक्ष में हो रहा है। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन कमेटी की रिपोर्ट की पालना करने हेतु एनसीएफ 2005 का गठन किया गया। अब इस पीओए ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट की पालना करने के लिए किसका गठन किया गया? एनसीएफ 2005 का। प्रश्न आ जाए कि एनसीएफ 2005 का गठन किसकी पालना के लिए? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन कमेटी की। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आंध्र प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी। चलिए, इस कमेटी के अब जो एनसीएफ का गठन किया गया, इस एनसीएफ कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल सिंह। और इस कमेटी के जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। निदेशक तो कृष्ण कुमार थे और अध्यक्ष जो थे वो यशपाल सिंह थे। ये सब ध्यान रखिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। कोठारी आयोग ने कहा था भारत देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अपन ने देख लिया, ये कोटेशन याद रखिएगा आप भी, इम्पोर्टेंट रोल रखती है। चलिए आगे देखते हैं। इस कमेटी के अंतर्गत कुल 38 सदस्य थे, जिनमें से राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति श्री रोहित गणकर, राजस्थान के एक सदस्य थे रोहित गणकर। टोटल 38 सदस्य थे, आप ये ध्यान रखिएगा, रोहित गणकर राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। अब इस समिति के द्वारा ही 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया और 21 ही समूहों के 21 जो थे वो सदस्य थे मेन। तो ये समूह बनाए गए थे 21 राष्ट्रीय मुद्दों को, बिंदुओं को मद्देनजर रख के। फिर अब इस जो था ये एनसीएफ, इसकी स्वीकृति जो थी वो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई ने दी थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने दी थी इसकी स्वीकृति। और ये जो अधीन था वो था एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस वर्ष से ही। फिर इसका निर्माण जो था वो एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ने किया। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। एनसीईआरटी को एनसीएफ संचालन की नोडल एजेंसी भी माना जाता है। एनसीएफ संचालन की नोडल एजेंसी भी एनसीईआरटी को माना जाता है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो है आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं एनसीएफ के अंतर्गत 2 सूत्रों का पालन किया गया है। एक लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। दूसरा लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मुख्य सूत्र है पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछे हुए भी है ऐसे बहुत से प्रश्न। तो 2 है, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग विदाउट बर्डन, करके सीखना और बिना शिक्षा बिना बोझ के। फिर कक्षा 1 व 2 को नो होमवर्क, यानी कि गृह कार्य नहीं देने की बात कही गई है इसमें। कक्षा 1 और 2 को गृह कार्य नहीं दिया जाए, उसको कक्षा में ही कार्य करवाया जाए। फिर कक्षा 1 व 2 को स्कूल बैग का वजन जो 1.5 किलो के लगभग बताया है इन्होंने, और कक्षा 10 का 5 किलो। और बाकी जो दूसरी कक्षा है इनके बीच की, उनमें इनके बीच में जो भी आ रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2 शिक्षण सूत्रों का पालन करता है। एक ज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये 2 जो है शिक्षण सूत्रों का पालन करता है। अतः एनसीएफ 2005 आगमन विधि पर आधारित शिक्षण कार्य करवाने पर बल देता है। आगमन विधि पर आधारित शिक्षण कार्य करवाने पर बल देता है। अब इसके समस्या समाधान विधि, इसमें एक विश्लेषण, एक संश्लेषण, एक अनुसंधान, ये जो है आता है। एनसीएफ के अंतर्गत प्रयोगशाला स्थापना को संभवतः नहीं माना गया। एनसीएफ जो है प्रयोगशाला स्थापना, कोठारी आयोग प्रयोगशाला स्थापना की जो है सिफारिश करता है, लेकिन एनसीएफ प्रयोगशाला स्थापना को संभवत नहीं मानता है, क्योंकि ये चाहता है कि विद्यार्थी खुद ही प्रोजेक्ट कार्य करके काम करें। अतः विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य करवाने पर बल दिया है। इसने जो है विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य करवाने पर बल दिया है। अब प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1908 में अमेरिकी देश में रिचर्ड्स के द्वारा किया गया, किंतु इसे शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य
सन 1918 में जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने किया, अतः इन्हें प्रोजेक्ट विधि का जनक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है आपके काफ़ी। चलिए अब अपन आगे देखते हैं एनसीएफ में आगे और क्या क्या है इम्पोर्टेंट बातें। चलिए वर्तमान समय में विद्यालय स्तर पर सभी प्रोजेक्ट कार्य से एनसीएफ द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय में चलते हैं एनसीएफ द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं। इसका अन्य नाम था OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसका अन्य नाम था, ध्यान रखिएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट उपलब्ध करवाना था। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ज्ञान के निर्माण का आधार निर्मितवादी सिद्धांत को माना गया, जिसके जनक जेरोम ब्रूनर थे। ये भी याद रखिएगा। अब एनसीएफ के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों को जोड़ा गया है। 5 जो है इंपॉर्टेंट मार्गदर्शी सिद्धांत जोड़े गए हैं इसमें। पहला, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो ज्ञान है उसको विद्यालय तक ही सीमित नहीं रखना, इसके बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि रट रटा के याद नहीं करना, अपने को प्रैक्टिकली पढ़ना है। तीसरा, पाठ्यक्रम को केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना बनाना। जो पाठ्यक्रम है उसको केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही नहीं बनाना है, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अपन। चौथा, देश के प्रति मूल्यों से युक्त आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी कि देश के प्रति मूल्यों से युक्त आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी कि जो देशभक्ति सगानी है मतलब विद्यार्थियों में। और पांचवा, ज्ञान को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर ले जाना ताकि वह सक्रिय और सामाजिक रूप से सीख सके, यानी कि ज्ञान को जो है यानी कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही सीमित नहीं रखना, उससे बाहर भी ले जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा और शांति शिक्षा पर बल दिया गया। पर्यावरण शिक्षा और शांति शिक्षा पर बल दिया गया, याद रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने पर बल दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पर भी प्रश्न बन सकता है, एक एक नोट करिएगा आप। फिर तकनीकी प्रगति करने है तो विज्ञान और गणित विषय को भविष्य का विषय भी कहा गया। विज्ञान गणित के लिए भी इम्पोर्टेंट जगह दी है और इसको भविष्य का विषय भी कहा है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आई होप आपको एनसीएफ जो है समझ में आ रहा होगा। एनसीएफ का एक जगह मैटर इसी भाषा में बहुत कम मिल पाता है, हमने आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका पूरा आनंद लीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर बल देता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की मानी गई है। एनसीएफ जो है वो मानता है कि बच्चा जो है हमेशा सीखता रहता है और जो अध्यापक है वो सिर्फ एक सुविधा प्रदाता है, एक सुगम करता है, यानी कि फैसिलिटेटर है, यानी कि जो फैसिलिटी उपलब्ध करवाने वाला है सिर्फ, और उसका कोई रोल नहीं है। जबकि बच्चा जो है हमेशा सीखता रहता है। सतत समग्र मूल्यांकन। फिर यह खुली पुस्तिका परीक्षा का समर्थन करता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे की परीक्षा ली जाए तब उसको किताब दे दी जाए, खुली पुस्तक में से देख कर ही वो एग्ज़ाम दे, ऐसा है एनसीएफ मानता है। फिर पाठ्यक्रम तथा मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ मोटी किताबें को भी नहीं मानता। ये कहता है कि किताबें जो है सीमित होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए किताबों का। फिर केवल मूल्यों का उपदेश न देकर उचित वातावरण देना होगा। सिर्फ उपदेश ही नहीं देने हैं, उनको वैसा वातावरण भी देना है विद्यार्थियों को जिससे वो मूल्य परक शिक्षा सीख सकें। फिर प्रत्येक विद्यालय में एनसीएफ के अंतर्गत 30 मिनट की समय पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु तथा 1 घंटे का समय पुस्तकालय में स्वयं अध्ययन हेतु देना अनिवार्य बताया गया है, ताकि क्रियात्मक अनुसंधान संभव हो सके। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को 30 मिनट का समय तो पाठ्य सहगामी क्रिया को करिकुलर एक्टिविटी के लिए तथा 1 घंटे का समय सेल्फ स्टडी यानी कि लाइब्रेरी में बैठकर स्वयं अध्ययन के लिए देना चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सभी स्तर के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने हेतु समावेशी शिक्षा देने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली छात्र, सामान्य बुद्धि छात्र, मंद बुद्धि छात्र तथा विकलांग विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा सके, यानी कि जितने भी तरह के विद्यार्थी है सबको साथ पढ़ाया जा सके। समावेशी शिक्षा, ये आपके साइकोलॉजी में भी एक टॉपिक होगा, तो ये समावेशी शिक्षा का सपोर्ट करता है। किंतु विशिष्ट दिव्यांग बालकों को कुछ अतिरिक्त विशेष विधियों
की सहायता से शिक्षण करवाने की अनुशंसा भी की गई है, लेकिन ये भी कहता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको विशेष तरह से शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए। विशेष विधियों की सहायता से शिक्षण करवाने की अनुशंसा भी की गई है। अंधे बालकों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, जबकि मुख बधिर बालकों को सांकेतिक व ओष्ठ वाचन विधि द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। देखिए, अंधे बालकों को जो ब्रेल लिपि तथा जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको सांकेतिक व ओष्ठ वाचन विधि द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सन 1951 के अंतर्गत संशोधन करवा के एकीकृत शिक्षा पद्धति को लागू करवाने का निर्णय लिया गया, जिसमें IASE, CTE तथा डाइट DIET संस्थाओं का योगदान रहा। इसके द्वारा स्नातक तथा शिक्षा स्नातक विषयों को एकीकृत करके 4 वर्ष की अवधि में सम्मिलित किया गया। फिर NCF को भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज किसको माना जाता था? NCF को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब जो है नई शिक्षा नीति आ गई है, अपनी शिक्षा नीति 2020, तो अब उसको माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा प्रश्न, विवादित प्रश्न हो जाएगा तो आपके आना मुश्किल है, फिर भी ध्यान रखिएगा। NCF का प्रकाशन अब तक कुल 5 बार हो चुका है, 1975, 1988, 2000, 2005 और 2009। चलिए, NCF का निर्माण कक्षा 1 से 8 हेतु किया गया है, किंतु 10वीं की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक बनाने का सुझाव देता है। NCF का जो निर्माण है वो मुख्यतः कक्षा 1 से 8 के लिए ही किया गया था, लेकिन ये भी कहता है कि 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसको ऐच्छिक बना है, ऑप्शनल बना दे। कोई देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, ऐसा बना दिया जाए। फिर NCF का मूल आधार विषय दर्शन शास्त्र है। NCF का मूल आधार विषय जो है वो दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी, यानी कि बच्चे के मन को पढ़ना, बच्चे के पूरा उसका जो है स्टडी करना कि कौन बच्चा कैसे समझ सकता है, ऐसे करके उनको ज्ञान देना है। फिर NCF को बाल केंद्रित माना जाता है, ये जो है चाइल्ड सेंटर है NCF की प्रस्तावना रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से ली गई है। NCF की जो शुरुआत होती है, प्रस्तावना है उसकी, वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से के लाइनों से शुरू होती है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन प्रश्न बना देती है। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के एक त्रिभाषा सूत्र लिया गया है। ये त्रिभाषा सूत्र है जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लिया गया है। इसमें कहा गया कि हिंदी जो है उसको राजभाषा माना जाए, अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा और स्थानीय भाषा में सर्वाधिक ज्ञान प्राप्ति, यानी कि पढ़ने में तो स्थानीय भाषा को दिया जाए और राजभाषा हिंदी को बनाया जाए और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा माना जाए, ऐसा इसका मानना है। जयप्रकाश नायक के द्वारा NCF के अंतर्गत एक शैक्षिक त्रिकोण सूत्र दिया गया है। एक शैक्षिक त्रिकोण सूत्र दिया गया है किसके द्वारा? जयप्रकाश नायक के द्वारा। तो ये क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करते हैं, फिर क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात करते हैं, फिर इक्वलिटी यानी कि समानता की बात करते हैं। इनका ये मानना है कि स्कूल में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। NCF 2005 के सुझाव। अब NCF 2005 के सुझाव देखते हैं। संवैधानिक मूल्यों का विकास करना पहला सुझाव, यानी कि जो बालक है उसमें अच्छे गुणों का विकास करना एक तरह से। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, यूँ नहीं कि वर्ष में 2 बार परीक्षा ले ली बस, ऐसा नहीं, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलना चाहिए। फिर खेल को महत्व देना, खेल को भी महत्व देना चाहिए और शिक्षा को जीवन से जोड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर देना। फिर 6 महीने में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि ये कहते हैं कि शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो नवीन तकनीकों का प्रयोग कर सके बच्चों को पढ़ाने में। फिर
शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा जो है बच्चे के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उसके स्तर से ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। फिर मोटी मोटी किताबों को बेकार माना इन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी किताबें कोई काम की नहीं है, सिर्फ जो ज्ञान है बच्चों को दिया जाना वो मतलब बोझ के रूप में ना हो। किताबों में जो बड़ी किताबें हैं वो एक बच्चा बोझ समझता है, तो ऐसा बोझ ना समझे और वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा इनका मानना है। फिर रोजगार परक शिक्षा देना, जो रोजगार हासिल करने में मदद दे। फिर पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि को भी करिकुलम में जोड़ना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। फिर कक्षा 5, 8 एवं 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा है बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते हैं पुरस्कार दंड वर्जित सीमित होना चाहिए, यानी कि पुरस्कार हो या दंड तो वर्जित होना चाहिए और पुरस्कार जो है वो सीमित होना चाहिए। इन्होंने कहा कि दंड तो बिल्कुल दिया ही नहीं जाना चाहिए बच्चे को, और जो पुरस्कार अपन देते हैं वो भी सीमित होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाना, यानी कि अंग्रेजी को हमेशा मातृभाषा के साथ पढ़ाना है, इनका मानना। फिर पूर्व ज्ञान का उपयोग, बच्चे का जो है पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करके नया ज्ञान देना चाहिए उसको। और लास्ट में ये कहते हैं कि परीक्षा का डर दूर करना चाहिए, बच्चे में से जो परीक्षा का डर है वो दूर करना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। तो साथियों यहाँ पर अपने जो आज के जो क्लास है वो समापन की ओर है। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अब भी आपको कोई एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे आपको। और आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।